साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह दृष्टि जो कोचिंग संस्था है उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट सीरीज को यहाँ पर या एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन करेंगे और इसके अगले पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और यह इस प्लेटफॉर्म पे पीसीएस का आपका 19वें नंबर का टेस्ट पेपर होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो है वह है कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत जूस सांगुइनिस के सिद्धांत का पालन करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, जूस शोली जन्म से नागरिकता प्राप्त करने का सिद्धांत है। दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जूस सोली जो होता है, इस अवधारणा के तहत किसी व्यक्ति की नागरिकता उस स्थान से निर्धारित होती है जहां व्यक्ति का जन्म हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रणाली का पालन करता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसके द्वारा आप सी ऑप्शन देखिए। सी ऑप्शन, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। अनुच्छेद 21A, इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 21A शामिल किया गया था, जो यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इस संशोधन ने, ये जो 86वां संविधान संशोधन था, इसने नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया। वर्तमान में जो अनुच्छेद 45 है उसमें क्या है? उसमें यह है कि राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की उम्र पूरी होने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का पहला गणतांत्रिक राज्य माना जाता है? तो लिच्छवी को माना जाता है। ठीक है, यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महान लिच्छवी वंश ने वैशाली पर शासन किया और इसका साम्राज्य जो है नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 सूचियाँ सुमिलित करना है, विभाग और उनके कार्य हैं। ठीक है, सल्तनत काल के। तो दीवाने अर्ज जो है, दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग रहा है। दीवाने रिसालत ये आपका अपील विभाग रहा है, अपील विभाग। दीवाने इंसा जो है ये आपका पत्राचार विभाग रहा है। और दीवाने इस्तियाक ये पेंशन विभाग रहा है। इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है, ये जो है ड्रेन थ्योरी के प्रमुख समर्थकों में से एक थे और इन्होंने 1901 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसका प्रसार किया था। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, इसे क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद शुरू किया गया। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, वर्धा की बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को आंदोलन कमान संभालने के लिए अधिकृत किया, ये भी सही है। और 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस की बैठक में इसकी पुष्टि की गई। तीसरा, इस आंदोलन के दौरान भारत में कई जगहों पर समानांतर सरकारें बनाई गई। तो तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। तो इस दौरान आपका जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है, इसमें मुख्यतः आपके बलिया में चित्तू पांडे के अधीन समानांतर सरकार थी। इसके अतिरिक्त आपका तामलुक में जो है मिदनापुर के तामलुक में, इसके अतिरिक्त सतारा में वाई चौहान, नाना पाटिल जैसे नेताओं के नेतृत्व में प्रति सरकार की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चिली जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ब्राज़ील चीनी के लिए, भारत दूध के लिए। परंतु सऊदी अरब जो है पेट्रोलियम नहीं बल्कि पेट्रोलियम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये प्रमुख निर्माता है उसका। अगला है बोस्फोरस जल डमरू मध्य जो है ये किसको जोड़ता है? तो ये इसको एक बार आप मैप में जरूर देखिएगा। ये काला सागर और मरमरा सागर आपका भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है। तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का कार्य करता है। नाग नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस झील से होता है? तो ये अंबाझरी झील से। कहाँ से? अंबाझरी झील से होता है। नागपुर शहर का नाम नाग नदी के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि नाग नदी जो है इस शहर से होकर गुजरती है। और जो अंबाझरी झील है ये पश्चिम नागपुर में स्थित है और इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है नाग नदी की, वो पीली नदी है। अगला है, भारत में अग्रणी प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आपका असम। असम जो है
प्रमुख आपका गैस उत्पादक राज्य, उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, फिर त्रिपुरा का और गुजरात का नंबर आता है। आगे बात कर लेते हैं जीवों की पारस्परिक अंतःक्रिया का एक प्रकार जिसके अंतर्गत एक जीव को लाभ होता था, दूसरा जीव अप्रभावित रहता है, उसे क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सहभोजिता कहते हैं, कॉम्युनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक को तो फायदा परंतु दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे, जो गुबरैला होता है ये गाय के गोबर से भोजन एवं आश्रय प्राप्त करता है, परंतु गुबरैले का गाय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बात कर लेते हैं जैव मंडल आगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जैव मंडल आगार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में की बात की जा रही है। तो देखिए, संक्रमण क्षेत्र, क्रोड क्षेत्र एवं बफर जो क्षेत्र के बीच का क्षेत्र होता है, तो ये कथन गलत है, ये कथन आपका गलत है। दूसरा, क्रोड क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होती है, ये सही है। तीसरा, बफर क्षेत्र पूर्ण रूप से आबादित क्षेत्र होता है, मतलब अनडिस्टर्ब एरिया होता है, ये भी गलत है। तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा वाला सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार से आप देखें, ये कोर एरिया हो गया, इसके बाद आपका बफर एरिया होता है, और इससे बाहर जो होता है वो आपका ट्रांजिशन जोन होता है। तो ट्रांजिशन जोन है जो सबसे बाहर होता है। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन अन्य देशों के साथ व्यापार करने में बाधा हो सकता है? तो आयात लाइसेंस दिखाना, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये सभी जो है अन्य देशों के साथ बाधा हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, जो व्यापार बाधाएं हैं ये सरकारी प्रतिबंध होते हैं जो अपने देश के बाजार की रक्षा करने के लिए बुनियादी उद्देश्य के साथ लगाए जाते हैं। इनमें शुल्क और गैर शुल्क दोनों प्रतिबंध शामिल हैं। गैर शुल्क बाधाओं में आपका आयात लाइसेंस दिखाना, आयात कोटा, गृह उद्योग की सब्सिडी, मुद्रा अवमूल्यन, आयात प्रतिस्थापन नीति, ये सभी जो हैं शामिल हैं। अगला है आर्थिक समीक्षा 2020-21 का विषय आधारित रहा है किस पे? तो इसका विषय रहा है जीवन और आजीविका बचाने पर। आगे बात कर लेते हैं, द ग्रेट रिसेट पहल की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना किसने की थी? इसके क्लास श्वाब के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। द ग्रेट रिसेट पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से एवं तात्पर्यता से वैश्विक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था हेतु अधिक न्यायपूर्ण, धारणीय एवं लचीला आधार तैयार करना। अगला है, हाल ही में समाचारों में रहा अश्मी क्या है? तो यह मशीन पिस्तौल है, ये मशीन पिस्तौल है, ये भारत की पहली 9mm मशीन पिस्टल है जिसको DRDO के सहयोग से विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, साथी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा की गई, कथन गलत है। दूसरा, यह राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण क्षेत्र है तो राज्य मनोनीत एजेंसी के लिए एक पोर्टल है, दूसरा कथन सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा एक प्रबंध सूचना प्रणाली पोर्टल विकसित किया गया जिसका पूरा नाम है स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट एंड हैंडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, इसका शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं? साथी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मायोपिया शब्द का प्रयोग अदूरदर्शी होने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, हाइपरमेट्रोपिया शब्द का प्रयोग दूर तक देखे जाने को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी कथन आपका सही है। तो दोनों ही कथन आपके सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस को खगोल विज्ञान में जैव सूचक बायोमार्कर माना जाता है? तो फास्फिन को जो है बायोमार्कर के रूप में माना जाता है। अगला है, एरो कल्चर को परिभाषित किया गया है स्प्रे का उपयोग करके पौधों को उगाने की विधि जो जड़ों का लगातार जल और पोषक तत्व के द्वारा नम करती है, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है? तो जो परमादेश होता है, मैंडमस, ये होता है। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। मैंडमस का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, परमादेश की रिट जो है किनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है? तो निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हो, जब कर्तव्य विवेकानुसार हो रहा हो तब ये जरूरी नहीं है, संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध, तथा भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हो, इनके विरुद्ध इसको जारी नहीं किया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 22 नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए, कथन कांड का कथन है भारत ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, यद्यपि यह व्यवस्था स्थायी सरकार नहीं प्रदान करती है। बिल्कुल सही है, कारण कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था को अपनाने में संविधान सभा ने उत्तरदायित्व को स्थायित्व के ऊपर वरीयता दी थी, कारण भी सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कथन कांड सही है और व्याख्या भी हो रही है।
अगला है 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। संविधान की अनुसूची और उसकी विषय वस्तु को। तो देखिए तृतीय अनुसूची में क्या है, तो तृतीय अनुसूची में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ है, तो 3 से सुमेलित कर दीजिए। चतुर्थ अनुसूची में क्या है, इसमें आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। द्वितीय अनुसूची में आपका भारत के राष्ट्रपति के भत्ते हैं। सप्तम अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के बारे में बात की गई है। इस प्रकार से 3412 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हेलिडोरस की बेशनगर शिलालेख संबंधित है वासुदेव से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विदिशा के बेशनगर या कह सकते हैं विदिशा मध्य प्रदेश का गरुड़ स्तंभ वासुदेव को समर्पित है और इसे हेलिडोरस ने बनवाया था। और हेलिडोरस जो है एक यूनानी राजदूत था जिसने स्वयं को भागवत और तक्षशिला का निवासी बताया है, और यह यहाँ के शासक भागभद्र के दरबार में आया हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित एक सेकेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इनको कालक्रम में लगाना, तो सबसे पहले इसमें आपके कबीर जी आएंगे। कबीर का जो काल रहा वो 1398 से लेकर 1518 तक। इसके बाद दूसरे नंबर पे गुरु नानक आएंगे, 1469 से लेकर के 1539 तक रहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे मीराबाई आएंगी, 1498 से लेकर के 1557 तक। और सबसे लास्ट में तुलसीदास आएंगे 1532 से लेकर के 1623 तक। इस प्रकार से 3, 4, 1, 2 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुधाकर अखबार के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल गणेश आगरकर थे। ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और शिक्षाविद और विचारक भी थे। ये पहले केसरी अखबार के संपादक थे। बाद में 1887 में 1887 में इन्होंने केसरी के संपादक पद से इस्तीफा दिया और अपना खुद का समाचार पत्र सुधाकर शुरू किया। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थित था, तो म्यांमार के रंगून में स्थित था। भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा वर्ष 1942 में इंपीरियल जापानी सेना के संरक्षण के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए गठित एक सशस्त्र बल था, जिसका मुख्यालय म्यांमार के रंगून में था। अगला है 2 सूचियाँ दी गई हैं पर्वत और प्रकार की, इसको सुमेलित करना है। तो एंडीज पर्वत जो है ये वलित पर्वत है। हर्ज पर्वत जो है ये भ्रंश अथवा ब्लॉक पर्वत है। माउंट पिनाटुबो जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। और मेसास जो है ये अवशिष्ट पर्वत है। इस प्रकार से 4, 1, 2, 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में गेहूं के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ता हुआ क्रम सही है, तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, तुतिकोरिन तमिलनाडु, नेल्लोर तमिलनाडु, उडुपी जो है ये कर्नाटक में है। तो 1, 2, 3 अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य और पवित्र वृक्ष समूहों का स्थानीय नाम, इसको सुमेलित करना, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो कर्नाटक में देवारा कुडू कहते हैं, उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पवित्र वन कहते हैं, उड़ीसा में सारण नहीं कहते, सारण जो है आपका झारखंड में कहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्री शैवाल के निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रयोग हैं, मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में, नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स के रूप में, औद्योगिक अपशिष्ट जल से जहरीले पदार्थों का निष्कर्षण के रूप में। तो तीनों ही आपके सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के राजस्व व्यय में सम्मिलित होगी, तो इसमें व्यापार यात्रा, संपत्ति कर, अनुसंधान एवं विकास पर व्यय, ये आपके राजस्व व्यय में सम्मिलित होंगी। परंतु जो फर्नीचर खरीदना है ये आपका पूंजीगत व्यय के रूप में सम्मिलित होगा। तो इस प्रकार से 1, 2, 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है। तो देखिए जीबी रामकृष्ण समिति जो है ये आपका 1996 की समिति, ये आपका गरीबी आकलन से संबंधित नहीं है। जीबी रामकृष्ण समिति को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रमिक विनिमय हेतु सलाह देने, पर्यवेक्षण करने, निगरानी करने एवं प्रचारित करने के लिए गठित किया गया था। जबकि लकड़वाला समिति जो कि 1993 की है, तेंदुलकर समिति 2009 की है और रंगराजन समिति 2012 की है। ये तीनों ही भारत में गरीबी के उन्मूलन से संबंधित हैं। अगला है इसरो केंद्र और उनके स्थान कहाँ पर स्थापित हैं, इनको सुमेलित करना है। विक्रम साराभाई केंद्र त्रिवेंद्रम में सही है। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये देहरादून में है। तो 1, 2, 3, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सांधिवाद अर्थात गठिया के उपचार में निम्नलिखित में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और सिलिकॉन
कार्बाइड का प्रयोग जो है ये सिरेमिक इंडस्ट्री में किया जाता है। श्वसन क्लाइमैक्टेरिक घटना संबंधित है, किससे? पौधों की श्वसन से संबंधित है। हेलिना एवं ध्रुवास्त्र क्या है? ये जो है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। देखिए, हेलिना जो है थल सेना प्रयोग हेतु एवं ध्रुवास्त्र जो है वायुसेना का प्रयोग हेतु हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली तृतीय पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल है, मतलब नाग मिसाइल के ही ये संस्करण है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एशिया आर्थिक वार्ता या इंग्लिश में कहें तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग AED के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, यह भारत का फ्लैगशिप भू आर्थिक सम्मेलन है, बिल्कुल सही है। इस वर्ष AED अर्थात 2021 में का 5वां संस्करण आयोजित किया गया, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, एशिया आर्थिक वार्ता AED भारतीय विदेश मंत्रालय का फ्लैगशिप भू आर्थिक सम्मेलन है। इसका आयोजन जो है AED 2021 का आयोजन विदेश मंत्रालय एवं पुणे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में हुआ था। यह AED का 5वां संस्करण था और आपका पुणे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान PIC द्वारा आयोजित दूसरा संस्करण था। इस बार की थीम क्या थी? कोविड-19 के बाद वैश्विक व्यापार एवं वित्तीय गतिशीलता। 6 मार्च 2021 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए पूर्णतः महिला चालक द्वारा संचालित अपनी तरह के पहले मालवाहक जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है MT स्वर्ण कृष्ण। क्या नाम है? MT स्वर्ण कृष्ण नाम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को दिए गए वैधानिक अनुदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये भारत की संचित नीति पर प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। इसके तहत संसद को सभी राज्यों को समान अनुदान देना होता है, ये सही नहीं है। इसमें भारांश के हिसाब से दिया जाता है, तो सी वाला कथन सही नहीं है। जबकि डी देखें, अनुदान जो है राज्यों को सामान्य या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस मामले द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के तहत लाया गया था? तो मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980 के तहत। इसको थोड़ा समझ लीजिए। वर्ष 1975 के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया, परंतु बाद में इस प्रावधान को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा या उद्घोषणा को दुर्भावना या असंगत और अप्रासंगिक तथ्यों के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संवैधानिक निकाय और अनुच्छेद। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में, ये भी सही है। वित्त आयोग 280 में, ये भी सही है। अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग ये 336A में नहीं बल्कि 338 में है। किसमें? 338 में है, ठीक है। जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग 338A में है। तो डी वाला आपका ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, डाईमाचस किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आता है और यह यूनानी राजदूत था और इसका काल क्या है? 320 से लेकर 273 ईसा पूर्व में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं कथन कारण वाले, इसको आपको देखना है। अभिकथन है, मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रणाली मौजूद थी, बिल्कुल सही है। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था, ये सही नहीं है। तो कथन 1 सही है और कारण गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो मनसबदारी व्यवस्था की, तो मनसबदारी जो है 1571 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा लागू की गई एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। अकबर ने सैन्य और नागरिक प्रशासन के आधार पर इसे संस्थागत किया और इसमें सुधार किया। मुगल प्रशासन में शामिल होने वाले अधिकारियों को मनसबदार के रूप में जाना जाता था। मनसबदारों की भर्ती और पदोन्नति की शक्ति मुगल सम्राट के हाथों में थी। आमतौर पर मनसबदारों की भर्ती मीर बख्शी के सुझावों के आधार पर की जाती थी। तो इस प्रकार से जो कहा गया कि चयन योग्यता के आधार पर किया जाता था, ये सही नहीं है। अगला है 2 सूचियां इन्हें सुमेलित करना, विद्रोह आंदोलन और इनका स्थान। मोपला विद्रोह आपका कहाँ संबंधित है? केरला से। बिरसा मुंडा बिहार से। पाबना जो है ये आपका बंगाल से और एका आंदोलन अवध से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका 2, 3, 4, 1 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले फुले ने वर्ण व्यवस्था से बाहर रखे जाने वाले उत्पीड़ित लोगों के चित्रण में किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, ज्योतिराव फुले को ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महात्मा की उपाधि दी थी, ये कथन आपका गलत है। क्यों? क्योंकि एक अन्य समाज सुधारक जिनका नाम था विट्ठल राव कृष्ण जी वाडेकर, इनके द्वारा जो है ज्योतिराव फुले को महात्मा की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार से पहला वाला ही कथन केवल सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इराक जो है भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसको एक बार आप मैप में भी जरूर देखिएगा।
आगे चलते हैं, दो सूचियां जलप्रपात और नदी की। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है ये आपका इंद्रावती नदी पर है। किस पे? इंद्रावती पे। जोग जलप्रपात सारावती नदी पर। दूधसागर जलप्रपात मांडवी पे है। और शिवाना समुद्र जलप्रपात जो है वो कावेरी पर है। तो इस प्रकार से आप देखें तो 4321 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी है? तो शिवनाथ, तेल, जोंक, ये तीनों की तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी अन्य सहायक नदियों में तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईव, जोंक, तेल, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की पहाड़ियों में सिंघावा के पास से इसका उद्गम होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, सूर्यतापी प्रजाति के पौधे जिन्हें तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे वो क्या कहते हैं? अतापोदभिद। अतापोदभिद इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स कहते हैं। अगला है, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता का अर्थशास्त्र प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो जर्मनी एवं यूरोपीय आयोग के द्वारा सन 2007 में, और इसका नेतृत्व जो है, इस अध्ययन का नेतृत्व पवन सुखदेव के द्वारा किया गया था। टिंडल प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रभाव सभी कोलाइडी विलयनों और कुछ अति सूक्ष्म निलंबनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सही है। नींबू का रस टिंडल प्रभाव दिखाता है, ये सही नहीं, तो केवल पहला वाला ही कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। देखिए, नींबू का रस और आयोडीन का टिंचर समांगी विलयन या वास्तविक विलयन होते हैं, इसलिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। जो समांगी विलयन है या जो वास्तविक विलयन है वो टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से एक विटामिन में, किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है? तो विटामिन B12 जिसे कोबालामिन कहते हैं, और यह जल में घुलनशील विटामिन होता है तथा मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में होने वाली उपापचय क्रिया में भाग लेता है। इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग पौधों द्वारा तरंग दैर्ध्य की दृश्य सीमा से दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है? तो यह आपका है लाल, बैगनी और नीला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, सुमेलित करना पंचवर्षीय योजना का और उससे संबंधित कथन का। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 1956 से 1961 तक रहता है, इसमें जो है आपका औद्योगिक विकास पे बल दिया जाता है। दूसरा, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक रहती है। इसमें आपका सार्वजनिक क्षेत्र पर निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। इसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक रहती है। इसमें आपका आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया जाता है। और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, इसमें भारत की नई आर्थिक नीति पर बल दिया जाता है। तो सी ऑप्शन 4132 सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं और बच्चों की भागीदारी कितनी रही है? तो भारत की जनसंख्या का 67.7%। अगला है, बोजोस उस्मानी सदरियू ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो बाल्कन कंट्री कोसोवो के नई राष्ट्रपति ये निर्वाचित हुई हैं और ये विश्व की युवतम राष्ट्र प्रमुखों में से एक है और यह बाल्कन देश कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्र प्रमुख है। और कोसोवो जो कि यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी क्या है? प्रिस्टीना है। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो अर्जुन कल्याण बने हैं। कौन बने हैं? अर्जुन कल्याण। अगला यहाँ पे दिवस और उसकी तिथि को सुमेलित, कौन सा क्यों सुमेलित है इसको बताना है। देखिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये आपका 8 मई को होता है। कब होता है? 8 मई को होता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये 12 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2 मई को नहीं 22 मई को होता है। जबकि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, ये सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार का उदाहरण है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद है। देखिए, अनन्य का अभिप्राय क्या होता है? किसी अन्य अदालत को ऐसे विवादों के निपटाने में इस तरह की शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो इसके तहत क्या होता है? इसके तहत है केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, या केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, ऐसा कोई विवाद हो, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं। अगला है निकाय और उसकी विशेषताओं को सुमेलित करना। देखिए, नगर निगम की विशेषता क्या है? इसकी नगर निगम की जो विशेषता है, बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई के प्रशासन हेतु ये निर्मित किए गए हैं।
अधिसूचित क्षेत्र सीमित जो हैं क्षेत्र समिति ये औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकसित होते शहरों के प्रशासन हेतु निर्मित किए गए हैं। 3 से मिला दीजिए। टाउन नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु बड़े उद्यमों द्वारा स्थापित हैं। कंटोनमेंट बोर्ड यह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार में कार्य करता है। इस प्रकार से आपका 4312 अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है नगरीय योजना मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए कृषि कार्य के लिए। तो 1 2 3 औद्योगिकीकरण इसमें शामिल नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षु अकबर के दरबार में रहता था और उसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई? तो हरिविजय सूरी जो कि जैन भिक्षु थे, ठीक है, ये श्वेतांबर परंपरा के आचार्य थे। तो इन्हीं के प्रभाव से जो है अकबर ने मांसाहार करना छोड़ा और इनसे इतना प्रभावित था कि उसने इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। अगला है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? अधिनियम और संबंधित वायसराय। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय का है। व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी का है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड कर्जन का नहीं है, लॉर्ड लिटन के समय का है। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया जिसने सरकार को राजद्रोह सामग्री छापने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया। इल्बर्ट बिल जो है ये लॉर्ड रिपन के समय का है। तिनकठिया पद्धति भूमि के 3/20वें भाग पर नील की खेती से, ये आपका बिहार के चंपारण से संबंधित तिनकठिया पद्धति है। भूमध्य रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? मार्ग और किस संघराज क्षेत्र से संबंधित है? तो थाल घाट आपका महाराष्ट्र में, चांगला लद्दाख में, दीफू अरुणाचल प्रदेश में, परंतु माना जो दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है। अगला है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को मतलब कथन कारण वाला कथन है जलोढ़ मिट्टी हल्के धूसर से राख धूसर रंग की होती है। बिल्कुल सही है। कारण मिट्टी का रंग निक्षेप की गहराई, सामग्री की बनावट और परिपक्वता प्राप्त करने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है। तो दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन की अधिकता को मापने के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जंतु प्रजाति आयुष्यन की लाल सूची के अंतर्गत अति संकटग्रस्त के रूप में सम्मिलित है? अति संकटग्रस्त मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सम्मिलित है। तो पिग्मी हॉग, जबकि जो ड्यूगोंग है ये आपका संवेदनशील में आती है। भारतीय जंगली भैंसा या गौर ये भी आपका संवेदनशील में आता है। और लाल पांडा जो है ये संकटग्रस्त एंडेंजर्ड में आता है। इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में केवल एक आंतरिक परावर्तन होता है। बिल्कुल सही है। द्वितीय इंद्रधनुष के निर्माण में 2 आंतरिक परावर्तन होते हैं। ये भी सही है। तीसरा, प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष से कम तीव्र होता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 आंतरिक परावर्तन के कारण द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में बहुत अधिक फीका दिखता है। अतः द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से कम तीव्र होता है। इस प्रकार से केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है? तो राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, माइक्रोराइजा ये सभी जो हैं जैव उर्वरक हैं। देखिए, भारत के उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO 1985 में कुल 5 जैव उर्वरकों को सम्मिलित किया गया है। इसमें राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पिरिलम है ये वाला, और इसके अतिरिक्त माइक्रोराइजा है, और 5वां जो है फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया है। तो इन 5 को जैव उर्वरक के रूप में सम्मिलित किया गया है। अगला देखते हैं, स्मरण शक्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो यह प्रमस्तिष्क के द्वारा, जिसे सेरिब्रम कहते हैं, इसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये जो आपके स्मरण शक्ति संबंधित जो कार्य है इसमें आपका गति का प्रारंभ है, गति में समन्वय, तापमान, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण, निर्णय, तर्क, समस्या समाधान, भावना और सीखना, ये सभी जो है आपके स्मरण शक्ति से संबंधित हैं। तो इसका नियंत्रण प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। इससे आगे के 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।